हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने प्रोग्राम बिफोर स्लीप 5 में स्वागत है। और ये प्रोग्राम आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि करंट अफेयर का प्रोग्राम है। और करंट अफेयर के प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि आप लोगों को 2027-28 के लिए करंट अफेयर्स और उसके बैकग्राउंड से जुड़े हुए सभी पहलू को मैं डिस्कस करूं, जिससे कि आप लोगों को कभी भी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो। विशेषकर हिंदी माध्यम के लिए मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी व्यवस्था आपको कर दूं कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा कभी भी असफल ना हो। तो चलिए आज उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं डे 21 के करंट अफेयर के प्रोग्राम को लेकर के। और इसमें आज कुछ ऐसे अच्छे टाइम पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूं जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, इसमें केवल 5 टॉपिक या 5 एमसीक्यू नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैं। साल भर का मेरा टारगेट है कम से कम 3,000 से ज्यादा टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करा दूं। यानी कि पर मंथ मान के चलिए तो लगभग हम कह सकते हैं तो 200-250 के आसपास, कम से कम। ये मेरा एक टारगेट है। तो चलिए मैं बिना समय गवाए आपके इस सीरीज को आगे स्टार्ट करता हूं। डिस्कस करना चाहता हूं कि इसमें आप ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके एक एक पहलू को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। आज मैं इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु मैं चर्चा करूंगा, कई सारे। ठीक है? तो चलिए, ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है जिसके थ्रू आप मुझसे कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम बार कोड है जिसके थ्रू आप स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा डिजिग्नेशन है, जो छात्र चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस में रह करके तैयारी करें प्रॉपर तरीके से, तो ये उन लोगों के लिए एक छोटा सा एक ट्रेलर है कि आप किसकी गाइडेंस में रह करके तैयारी कर रहे हैं और क्या टारगेट है। ओके? तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाई गई है। इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना है। तीसरा, यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। सही कथन चुनिए, एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, और एक दो तीन। अब इसमें से देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कभी कभी यूपीएससी कहां पर आपको ट्रैप करता है। सही कथन है, ओके, ये स्टेटमेंट है, ओके, लेकिन इसमें एक जो चीज है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या पीएम श्री योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है? नहीं। इसका उद्देश्य है, पीएम श्री योजना का उद्देश्य है स्कूलों का मॉडिफिकेशन करना, उनको मॉडर्नाइजेशन करना, आधुनिकीकरण करना। वो चाहे गांव के हों या शहर के, इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस कंसेप्ट में देखा जाए तो सेकंड नंबर देखिएगा तो आपका इसमें तीनों में आता है, जो कि गलत है। इसका मतलब है एक और तीन सही है, आंसर आपका ये हो गया। ये ट्रैप है, यूपीएससी ट्रैप जैसे हम कहते हैं। आंसर बी ये रहा। केंद्र सरकार ने, अब ये चर्चा में क्यों आया, केंद्र सरकार ने अभी बंगाल, केरल और तमिलनाडु को पुनः पत्र लिख करके पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ध्यान पूरी फॉर्म याद रख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना लागू करने का आग्रह किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप देश भर के विद्यालयों को मॉडल स्कूल में बदलने की प्रारंभ किया था। कब किया था? ये 2022 में स्टार्ट किया था, सितंबर 2022 में। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, मॉडल स्कूल बनाने का है। इसका उद्देश्य है 14,500 विद्यालयों को एक आदर्श विद्यालय बनाना, जो 2020 की से नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। यानी कि उनको आधुनिक, समावेशी और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्रदान करना है। यानी कि इसमें स्मार्ट क्लासरूम, कौशल आधारित शिक्षा, हरित विद्यालय, खेल कला आधारित शिक्षा, बहुभाषिकता और अनुभवात्मक यानी कि प्रैक्टिकल एजुकेशन पर बल दिया गया है। तो इतने पॉइंट तो आप लोगों को वैसे भी याद होने चाहिए। और इसमें मैं एक चीज और करने जा रहा हूं, ये पीपीटी तो आपको मिलेगी मिलेगी। अब मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको करंट का इतना सारी चीजें प्रोवाइड करा दूं कि आपका प्री एग्जाम किसी भी सूरत में ना रोके। यानी कि इकोनॉमी हिस्ट्री में पढ़ाता ही हूं, करंट आपका यहां से हो रहा है। और करंट जो होगा वो इकोनॉमी का भी होगा, पॉलिटी का भी होगा, ज्योग्राफी का भी होगा, एनवायरमेंट का भी होगा, साइंस का भी होगा। यानी कि जहां जहां से भी करंट बनता है, हर सब्जेक्ट का करंट हो जाएगा। यानी कि इन तीन चीजों को लेकर के इकोनॉमी और हिस्ट्री मैं आपको अलग से करवा सकता हूं इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये समझ लेना, चाहे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी।
2 सब्जेक्ट वो हो गए, जिसका मतलब है कि लगभग 30 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी और हिस्ट्री से आपके कवर हो जाएंगे। बाकी कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट अफेयर से आएंगे। और मैं चाह रहा हूं कि आपको पिछले 1 साल का, पूरे करंट 1 साल का आप लोगों को मैं करंट दे दूं, तो 30-40 क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और 30 क्वेश्चन वहां से, 70 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं। प्री आपका ना रोके, उस पर मैं इतना डिस्कस कर दूं, इतनी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, और इतना आपको डिस्कस कर दूं कि आप लोगों को कभी भी फेलियर का टैग ना लगे कि आप प्री में फेल हो गए। उसके अलावा मेरे पास और भी कई सारे प्लान हैं, मैं उस समय समय पर आप लोगों के लिए मैं ओपन करूंगा। उसमें कई सारी चीजें होंगी, लेकिन आप लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, मोटिवेट करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, तभी जाकर के हो सकता है। खाली मेरे इस कराने से आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप में से बहुत कम छात्र हैं जो इसमें अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। 40, 45, 50, वो भी सारे बच्चे सारा वीडियो नहीं देखते, लेकिन जिस दिन देख लोगे आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। जो सपना आपने देखा है ना बेटा, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। देखना, जिस दिन रिजल्ट प्री का भी क्वालिफाई हो गया, उस दिन आपके पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे, और आप लोगे, नाम लोगे कि मनोज सर, बस। और मैं यही चाहता हूं कि आप मेरा नाम लो, और इसीलिए मैंने प्री आप यूपी पीसीएस का जॉब मैंने छोड़ा था। ये देखिएगा, यूपी पीसीएस का जॉब मैंने इसीलिए छोड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीबीआई, सीबीआई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन डीएसपीई एक्ट 1946 के तहत हुआ है। इसका गठन 1963 में हुआ। एक संवैधानिक निकाय है। निम्न में से कितने गलत हैं? कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। अब ये आपको यहां पर देखना है। अब ये भी हमको नहीं पता, ये भी हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि संविधान में हमने कहीं सीबीआई की चर्चा नहीं सुनी। संविधान में हमने इसकी चर्चा नहीं सुनी। इसका मतलब ये तो गलत है। इसका मतलब है कि एक ये तो होना ही चाहिए। दूसरा, डीएसपीई और 1963, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। तो गलत है केवल एक। ये देखिएगा। अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में सरकार ने प्रभु सूद, जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, उनको 1 वर्ष का और सेवा विस्तार दे दिया गया है। एक्सटेंशन कर दिया उनका टेन्योर। अब ये अगले वर्ष 2000 मई 2026 तक इनको बढ़ा दिया गया था। उनका कार्यकाल मई, अब 26 तक था, 27 तक कर दिया गया है। अभी सोचिएगा, मई चल रहा है तो मई तक तो था ही। अब 1 साल, सोचिए कि 1 साल और बढ़ा दिया, 2027 तक कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इसका निर्णय किसने लिया? उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक के बाद लिया गया। अब उस चयन समिति में कौन कौन होते हैं देखिएगा। प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है। यही लोग उनका चयन करते हैं, डायरेक्टर का, ये सारी चीजों का यही लोग चयन करते हैं। 3 लोग होते हैं, ठीक है ना। अब संवैधानिक कानूनी आयाम क्या है? डीएसपीई एक्ट 1946, सीबीआई इसी अधिनियम से संचालित होती है। बिल्कुल सही है। विनीत नारायण केस 1997 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो केस है, ये जो केस है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान सुनिए। इस निर्णय में सीबीआई डायरेक्टर को कहा गया था कि कम से कम 2 साल का कार्यकाल दिया जाए, जिससे कि उसके राजनीतिक हस्तक्षेप उसके काम में ना हो। जब उसका टेन्योर फिक्स होगा तो वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है। उससे पहले आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। इससे वो खुल करके ढंग से काम कर सकता है। दीज आर द रीजन। अगला क्वेश्चन है कथन ए, कथन कारण आर। वन अधिकार अधिनियम 2026 वन निवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है। और सोचिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। यह अधिनियम केवल व्यक्तिगत भूस्वामित्व तक सीमित है। व्यक्तिगत भूस्वामित्व तक सीमित है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो इसमें ध्यान दीजिए कि यह तो बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत भूस्वामित्व नहीं भाई, यह सामूहिक है, पूरे समुदाय के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। इसलिए आंसर है ये, आर गलत है, सी। अब ये चर्चा में क्यों आया? अभी देखिए फिर चर्चा में आया। आपको पता है ग्रेट निकोबार आइलैंड, यानी कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया सरकार ने 92,000 करोड़ का, जिसको लेकर के अच्छा खासा विवाद हो रहा है।
और इस पर मैं 2 बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज जो क्वेश्चन है वो आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा और डिफरेंट है। इसमें क्या है कि 92,000 करोड़ की इस परियोजना को निकोबारी जनजातीय परिषद ने 3 नए वन्य जीव अभयारण्यों के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये यानी कि अब तक तो ये इस प्रोजेक्ट का ही विरोध कर रहे थे, अब सरकार ने जो आपने 3 नए अभयारण्य बनाने की कोशिश की है, वाइल्ड लाइफ बनाने की कोशिश की है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका भी विरोध किया है। और ये कब बनाए थे? उन्होंने कहा था कि ये उनकी सहमति के बिना बनाए गए हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का ये वायलेशन है, उल्लंघन है, क्योंकि इससे उनके पारंपरिक अधिकार और सांस्कृतिक स्थल हैं उन पर अतिक्रमण होगा। जहां पर वो पूजा पाठ करते हैं वहां पर अभयारण्य बन जाएगा तो सोचिएगा उनके सांस्कृतिक स्थल भी चले जाएंगे। ये उन्होंने कहा। विवाद केंद्र सरकार ने 2022 में लिटिल निकोबार में, इंपॉर्टेंट, मोर आइलैंड में और तीसरा मैंचल आइलैंड में, ये 3 नोट कर लीजिएगा, 3 वन्यजीव अभयारण्यों की अधिसूचना जारी की थी, जिनमें लेदरबैक टर्टल, निकोबार मेगापोड और कोरल इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था कि भाई हम 3 चीजों को वहां प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। ये कंसेप्ट है, लेकिन निकोबारी समुदाय इसका विरोध कर रहा है। वो सीधे सीधे कंसेप्ट है कि ये उसके फॉरेस्ट राइट एक्ट का वायलेशन है और ग्राम समुदाय से उचित सहमति नहीं ली गई। और ये जो कंसेप्ट है 92,000 करोड़ की परियोजना को लेकर के ही मेन चीज इसमें चल रही है। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड कंबोडिया के बीच विवाद का मुख्य संबंध किससे है? जल बंटवारे को लेकर के, मंदिर सांस्कृतिक विरासत को लेकर के, सांस्कृतिक समुद्री मत्स्य पालन को लेकर के, व्यापार शुल्क को लेकर के। तो इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये रहा, ये रहा। ये बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों से। थाईलैंड कंबोडिया विवाद ये क्या है? देखिए थाईलैंड ने अभी हाल ही में क्या किया कि कुछ विवादित मंदिर स्थल थे जो अपनी राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक रजिस्टर में उनको शामिल कर लिया और जो विवादित थे दोनों देशों की बॉर्डर पे। तो कंबोडिया ने इसका विरोध किया। और वो विवाद कौन सा मंदिर है? तुमेन, तकवाई, ये रहा कारकरावे, इस तरह से 2 मंदिर और अन्य प्राचीन खमेर मंदिर हैं। यानी कि खमेर वंश के बने हुए मंदिर हैं जो दोनों देशों की सीमा पर बने हुए हैं। 800 किलोमीटर लंबी सीमा है जिस पर कई सारे मंदिर हैं और दोनों अपना अपना दावा करते हैं। ये एक कंसेप्ट है, ठीक है ना। कंबोडिया इसे अवैध पंजीकरण और सांस्कृतिक संप्रभुता पर अतिक्रमण मान रहा है, कारण दोनों देशों के बीच कम से कम 800 किलोमीटर का बॉर्डर डिस्प्यूट है और जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों में सब खमेर सभ्यता से जुड़े मंदिरों पर ऐतिहासिक अपना अधिकार जताते आए दोनों, और दोनों के बीच अच्छा खासा युद्ध भी होता चला है। अभी 2025 में दोनों में झड़प हुई थी, बाकायदा एयर स्ट्राइक हुई, सारी चीजें हुई, कई सारे लोग भी मारे गए थे और उन पर सैन्य नियंत्रण बदलने का प्रयास किया गया। तो ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। और इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूं खमेर मंदिरों को लेकर के, कि वो किस देवी देवता से संबंधित हैं, किस समय बनाए गए थे, खमेर सभ्यता क्या थी, किस तरीके से, और वर्तमान विवाद वगैरह क्या है। तो मैं सारी चीजें उस पर डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये भारतीय परंपरा का पलायन है एक तरीके से, या एक्सपेंशन है भारतीय सभ्यता संस्कृति का। ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन की कीमतों से जुड़े जोखिम को कम करती है। नवीकरण ऊर्जा जो है ईंधन की कीमतों को के जो जोखिम है उनको कम करती है। बैटरी भंडारण नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमितता को कम करने में सहायक हो सकता है, यानी कि बैटरी में भर लीजिए तो उसकी अनियमितता है वो हो जाएगी। आधारभूत विद्युत यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सदैव सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। निम्न में से कितने कथन सही नहीं हैं? बस यही आपका ट्रैप है। जल्दबाजी में गलती मत करना। जोश और होश का कॉम्बिनेशन यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। ओके, कौन कथन सही नहीं है इसका मतलब कौन कथन गलत है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये दोनों बिल्कुल सही है, ये गलत है। क्योंकि बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमारी किससे आती है? कोयले से आती है, परमाणु ऊर्जा से आती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आती है। सौर ऊर्जा से हमारी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती, उसको हम यूज नहीं करते, इसलिए गलत है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन है? नंबर 3, आंसर सी। अभी हाल ही में, अब ये चर्चा में क्यों आया? अभी हम हाल ही में हमारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी
नहीं, नया नेशनल जनरेशन एडुकेसी प्लान एनजीएपी जारी किया है 2026 से लेकर के 36 तक के लिए। ये रहा एडुकेशन प्लान। और ये कब प्लान लागू किया गया था? ये प्लान एनजीएपी प्लान जारी किया गया था मार्च 2026 में। इसकी अवधि है 2026 से लेकर 36 तक। इसका उद्देश्य है कि 2070 तक हम कार्बन उत्सर्जन जीरो कर दें, यानी कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन का हमारा टारगेट है। अब बात आती है कि इसमें जो बात की गई है कि ठीक है भाई, इसका उद्देश्य हम धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे और नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बात ये आती है, क्या भारत भविष्य की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर कोयला आधारित क्षमता बढ़ाए या फिर रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज के वैकल्पिक मॉडल को अपनाए? किसको अपनाए, इस पर चर्चा की गई है कि कोयले से बिजली बनाए जो हमारी मांग बढ़ रही है, या फिर हम इधर बढ़े रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े। और इसी संदर्भ में नेशनल जनरेशन एडुकेसी प्लान बनाया गया कि भविष्य की बिजली की मांग, उत्पादन, ऊर्जा मिश्रण, रिलायबिलिटी प्लानिंग को दीर्घकालिक रोडमैप बनाया जाए, यानी कि सारी चीजों को मिक्सअप करके बनाया जाए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से उत्पाद कोयला गैसीकरण से प्राप्त किए जा सकते हैं? मेथनॉल, यूरिया, डाइमिथाइल ईथर और पेट्रोलियम कोक। ये सब करंट के टॉपिक है। और ध्यान देखिए, देखने में क्या लग रहा है, अरे ये तो बिल्कुल इकोलॉजी एनवायरमेंट के हैं, केमिस्ट्री के हैं, साइंस के हैं। इसको भी देखोगे तो ये भी आपको बिल्कुल क्या लगेगा, एनर्जी सेक्टर का है, वो भी इकोलॉजी एनवायरमेंट और अन्य चीजों से जुड़ा हुआ है। हमारे साइंस से टेक्स्ट में एनर्जी पढ़ते हो उसमें है। ये ट्रेडिशनल आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सब के सब करंट में है। अब जैसे ये रहा विवाद, ये सब ट्रेडिशनल दिखाई दे रहा है, लेकिन है सब के सब करंट के। बात समझ गए नहीं? तो इस तरह से अब ये कौन से उत्पाद कोयला गैसीकरण से प्राप्त किए जा सकते हैं? मैथेनॉल, यूरिया, डाइमिथाइल ईथर, पेट्रोलियम कोक। कूट 1 और 2, 1 2 3, 2 और 4, 1 2 3 4। कितने सही हैं? कौन कौन से सही हैं? तो अभी अब ये चर्चा में क्यों आया? देखिए, आंसर तो है बिल्कुल इसका ये है, ये नहीं है, ये बिल्कुल सही है तीनों। लेकिन कैसे? देखिए, अभी हाल ही में भारत सरकार ने कोयला गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 37,500 करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। अब ये कोयला गैसिफिकेशन क्या है? कोयले को सीमित ऑक्सीजन, भाप और उच्च तापमान में, ये ध्यान रखिएगा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सिनगैस, ये इंपॉर्टेंट है, सिनगैस किसे कहते हैं? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में बदलना, सिनगैस में बदलना कोयला गैसीकरण कहलाता है, कोयला गैसिफिकेशन कहलाता है। और सिनगैस से बनने वाले जो उत्पाद हैं वो यूरिया है, डाई मिथाइल डीएमई है, ईथर है, ठीक है ना, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस है, हाइड्रोजन है, पेट्रोकेमिकल उत्पाद है, लेकिन पेट्रोलियम कोक नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा। और यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आयात पर निर्भरता में कमी और 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य से जुड़ा हुआ है कि 100 मिलियन टन, कितना, ये रहा 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट करंट में भी पूछे जा सकते, किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते। 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नजस एक ऐसा प्राचीन सांप था जिसके पैरों में अवशेष पाए गए। नंबर 2, जेडारस जीन सीक्वेंस का संबंध अंगों के विकास से है। नंबर 3, वैज्ञानिकों में सांपों की उत्पत्ति को लेकर पूर्ण सहमति है कि वे समुद्री सरीसृपों से विकसित हुए थे। अब कहोगे ये तो सर किसका हम समझे? साइंस का, जनरल साइंस, बायोलॉजी में, एनिमल, उनकी चीजों को लेकर के, उनका डेवलपमेंट को लेकर के, कहीं से भी समझ सकते हो। जब हम जनरल साइंस पढ़ते हैं तो एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, उसमें सांपों की प्रजाति को पढ़ते हैं कि सांपों की उत्पत्ति जो है, सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स वगैरह हैं, ये तमाम सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। उनकी उत्पत्ति कहां से मानते थे? आर्कियोप्टेरिक्स से, कि ये दोनों के बीच का एक इस तरह का कंसेप्ट था। पक्षी भी थे, सरीसृप भी थे, रेप्टाइल्स भी थे, पढ़ते ना एप्स और रेप्टाइल्स, उस तरह के। अभी हाल ही में इसको लेकर के अच्छा खासा एक रिसर्च हुआ है।
कौन से कथन सही हैं? ये दोनों बिल्कुल सही हैं। ये गलत है, तीसरा वाला, ये गलत है। पूर्ण सहमति कि समुद्री सरीसृपों से नहीं भाई। देखिए, अभी हाल ही में अनुमान है कि आधुनिक सांपों के पूर्वज लगभग 16 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे, लेकिन आज भी यह रहस्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि प्रारंभिक सांप कैसे दिखते थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ। अभी भी थोड़ा सा डाउट है। हाल के जीवाश्म जीनोम के अध्ययन और 3D स्कैनिंग तकनीक ने इसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और इसमें बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति छिपकलियों से मानी जाती है। रैप वही छिपकलियों से। उनके अनुसार सांप वास्तव में छिपकली समूह की एक विकसित शाखा है, जिसे स्क्वामाटा नामक सरीसृप समूह से संबंधित थी। यानी छिपकलियों की एक समूह था स्क्वामाटा, उसमें छिपकलियां और सांप दोनों आते थे। प्रारंभिक सांप भूमिगत रहते थे और छोटे आकार के थे और धीरे धीरे पैरों को खो बैठे। जमीन से नहीं आए वो, सॉरी, समुद्री उससे नहीं आए हैं, भूमिगत रहते थे। जीवाश्म मिले हैं अभी हाल ही में। इसके प्रमाण कहां से मिले? अर्जेंटीना के पेंटागोनिया के क्षेत्र से इसके जीवाश्म मिले हैं, जिनमें एक नजस्वी है जो 9.5 करोड़ सांप वर्ष पुराना सांप का है। इसका हमें वो मिला है जीवाश्म। इसके शरीर में पीछे पैरों के अवशेष मिले हैं और यह प्रमाण देता है कि प्रारंभिक सांपों के पैर मौजूद थे। दूसरा मिला है डिलिल्सिया, भूमिगत जीवन के अनुकूल सांप संरचना वाला एक सांप मिला है, भूमिगत अनुकूल के। इसके मस्तिष्क और खोपड़ी के अध्ययन से पता चला है कि यह जमीन के भीतर रहने का अभ्यस्त था, जमीन के नीचे रहने का। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह सब आपके करंट में पूछा जाता है कहीं पर भी, और ये आपके न्यूज में है। अब आप खुद देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए अगला एक देखिए, कुक्के श्री सुब्रमण्यम मंदिर। इसको आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। ये कर्नाटक का नाग पूजा केंद्र सबका बहुत बड़ा मंदिर है, कुक्के श्री सुब्रमण्यम मंदिर। 2025-26 में इस यहां पर सोचिए लोगों ने 167 करोड़ रुपए का चढ़ावा दिया है। इतना राजस्व उसको मिला है उस मंदिर को, जो अब तक का सर्वाधिक है। और यह विशेष रूप से नाग आराधना, सर्प दोष निवारण, जैसे काल सर्प दोष कहते हैं, उसकी पूजा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान सुब्रमण्यम, जिन्हें कार्तिकेय, मुरुगन, स्कंद के नाम से भी जानते हैं, और 5000 साल पुराना मंदिर माना जाता है। भगवान सुब्रमण्यम को यह सर्पों के अधिपति के रूप में पूजा जाता है और दक्षिण भारत में नाग पूजा का महत्वपूर्ण परंपरा से जुड़ा हुआ है। द्रविड़ शैली का मंदिर है, कर्नाटक में। ओके, अगला है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी। ये भी बड़ी चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि इस कार्यक्रम के थ्रू सरकार क्या करती है कि वृद्धों को, महिलाओं को और जो अन्य लोग हैं उनको मासिक पेंशन की व्यवस्था करती है। किसको? वृद्ध को, विधवाओं को, दिव्यांगों को, अन्य व्यक्तियों को मासिक देती है। लेकिन क्या हुआ कि पिछले कुछ समय से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन पेंशन उतनी ही है। इससे क्या हो कि उनकी खर्चे, जो जरूरत की चीजें हैं, वो पूरी नहीं मिल हो पा रही। तो पिछले एक दशक में महंगाई के कारण काफी इनकी क्रय शक्ति घट गई है, अर्थात पेंशन की राशि नाम मात्र की रही है, उतनी ही है, लेकिन बाजार में महंगाई बढ़ चुकी है। और इसलिए ये चर्चा में आई कि भाई इससे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। और ये एक सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे 1995 में शुरू किया गया था। उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और संकटग्रस्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 2026 में यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। किनको दिए जाते हैं? नर्सिंग कर्मियों को। उनकी सेवा, समर्पण और मानवता के लिए दिया जाता है, जो नर्सिंग होती है उनको। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नर्सिंग कर्मियों को प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह 1973 से शुरू हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसके संस्थापित किया गया, उसको बनाया गया। और किन्हें दिया जाता है? जितने भी हमारे देश में रजिस्टर्ड नर्स हैं, मिडवाइफ्स हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं, और लेडी जो हेल्थ विजिटर्स हैं, उनको इनमें छांटा जाता है, उनको उनके काम के लिए दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको कवर हो गए होंगे।
इनको नोट कर लीजिए, सारी चीज़ें कर लीजिए, लेकिन एक चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ, मुझे आप लोग सजेस्ट करोगे तो मानूँगा मैं। और वो ये है कि मैं इनके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की चीज़ें हैं या इनकी कुछ और डिटेल भी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके सभी पहलुओं को मैं चाह रहा हूँ कि उसकी पीडीएफ अलग से मैं आपको बना कर के दूँ। ये तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो इससे संबंधित है या कुछ और ऐसे टॉपिक है जिनको मैं यहाँ कवर नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए क्या मुझे वो आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करने चाहिए या नहीं? मैं चाहता हूँ कि डेली के 10, 12, 15 जो भी टॉपिक बने, सभी इंपॉर्टेंट छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उनको मैं एक अलग पीडीएफ बना करके आपको दे दूँ। बाकी डिस्कशन तो हमारा चल ही रहा है, उनको मैं और प्रोवाइड करा दूँ। जैसे एक सिंपल सा समझिएगा, जैसे कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर है, इसकी और महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, इसकी अन्य विशेषताएँ, उनको लेकर के या आपका जैसे वो था आपका थाईलैंड कंबोडिया विवाद को लेकर के, उसकी अन्य चीज़ें कौन-कौन से मंदिरों को लेकर के चर्चा हुई है, क्या विशेषता है उन मंदिरों की, थोड़ी-सी और बात कर दें, कब-कब इनका विवाद शुरू हुआ, खमेर सभ्यता कब से कब तक थी, इस तरह की चीज़ें। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी-सी और डिटेल हो जाए जिससे कि हमारा कोई क्वेश्चन बाहर ना छूटे। कैसे भी पूछ ले, किसी भी एंगल से पूछ ले, मैं चाहता हूँ उसको आप पढ़ लो, उनके नोट्स बना लो। आप लोग जब तक कमेंट सेक्शन में नहीं बताएँगे, मैं उस काम को शुरू नहीं करूँगा। धन्यवाद।